नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की। ठीक है ना, ये अपना लास्ट पार्ट बच रहा है। हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो अपन ने नई वाली है ना एनसीईआरटी वो पढ़ दी है कक्षा 7 की, लेकिन ये ओल्ड वाली का एक जो पार्ट है जो क्या है कि नई वाली पाठ्य पुस्तक है ना उसमें नहीं है, ये ओल्ड वाली है और ओल्ड वाली बेस्ट है। ज़्यादा ओल्ड वाली नहीं है, सत्र 2022-23 की है। लेकिन क्या है कि कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस में कटौती करती है इस वजह से। तो भाई अपने तो एग्ज़ाम में पूरा आएगा, अपने तो कोई कटौती होगी नहीं, तो अपन को पूरा पढ़ना सब ज़रूरी है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, और जो अच्छे या महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे उनको अपन अच्छी तरह से या फिर दोबारा से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर का नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। मानचित्र एक। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। मध्य और दक्षिण भारत। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन कुछ प्रमुख केंद्र। यह है भाई। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार शिल्पकारी उत्पादन कुछ प्रमुख केंद्र। काबुल, पुष्कर। काबुल, पुष्कर, वृंदावन। काबुल, पुष्कर, वृंदावन, अजमेर, है ना। क्या है ये? मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। इन व्यापार की भी बात कर रहा है और शिल्पकारी की भी। पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, है ना, यमुना और गंगा नदी। फिर मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत, बरार, बम्बई, बीदर। देख वे पे नाम है। बम्बई, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, कृष्णा नदी, मूसलीपट्टनम, हम्पी, कमालपुरम, स्वामीमलाई। स्वामीमलाई तिरुपति। तिरुपति है भाई यहाँ। कांचीपुरम, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुवन्नमलाई, उरेयूर, तंजावुर, मदुरई। जब नीचे है कावेरी नदी, ठीक है ना। दक्षिण की गंगा कही जाती है कावेरी नदी को। ये कृष्ण नदी है ना। कावेरी नदी, कृष्ण नदी, गोदावरी और इधर, लेकिन बताई नहीं इन्होंने ना। जब हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन कुछ प्रमुख केंद्र। मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, सोमनाथ, सूरत, बरार, है ना, बरार, बम्बई, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, कमालपुरम, मूसलीपट्टनम, स्वामीमलाई, तिरुपति, मद्रास, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, उरेयूर, तंजावुर, मदुरई, लक्षद्वीप। कोई दिक्कत नहीं है ना। कमालपुरम, स्वामीमलाई, हम्पी, सूरत, मूसलीपट्टनम, हम्पी। पूछ सकता है वो, मूसलीपट्टनम है।
पूर्वी तट पर। प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलें। चलते हैं यात्रा पर, क्या दिक्कत है। चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि हम 1000 वर्ष पहले था, जैसा कि वह, की यात्रा पर चले। तंजावुर। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुतच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुतच्चन की वास्तुकला की नहीं था। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्भ से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुतच्चन। कुंजर मल्लन राजराज पेरुतच्चन। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडप में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर उसके निकटवर्ती नगर उड़ीर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा। 1 मिनट। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं, तालाबों से होती है। तंजावुर उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। मोटा सूती वस्त्र। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामिमलाई में स्थापत्य अथवा मूर्तिकार उत्तम काष्ठ पूर्ति लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? मंदिर नगर और तीर्थ। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों की भूमि एवं धन अनुदान वे मंदिरों को भूमि एवं धन वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय में धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे।
तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। कांस्य घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। शानदार मूर्ति है, लेकिन दक्षिण की है। कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे, तांबा प्लस टिन। कांसा कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कांसा बनाया जाता है तांबा प्लस टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। रांगे मतलब टिन। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। तांबे और रांगे टिन। भाई बात आ रही है कांसा की, तो कांसा बोलता है तांबा प्लस टिन। टिन को बोलते हैं रांगा। तो रांगा की मात्रा ज़्यादा होती है। रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्ति अध्याय 2 देखें। लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। आ सकता है लुप्त मोम क्या है। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ अध्याय 2 देखें। लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीक क्या है। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता। उसमें से निचली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग के क्या क्या लाभ थे। आई बात समझ में। यह है लुप्त मोम। दोबारा देख ले। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। ठीक है। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। सही। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ठीक। कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिका को काबू करते दिखाया गया है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सैन्य समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में वेलस्वामिनी भीलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन याद नहीं है ना। देखें मध्य प्रदेश में है बिल्लन स्वामी। अब वो क्या पूछेगा, अब ये पूछेगा
बिल्लन स्वामी का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में बिलिसा या विदिशा। गुजरात में सोमनाथ है, और तमिलनाडु में कांचीपुरम है ना, और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। बिल्व स्वामी मंदिर कहाँ है? बिलिसा या विदिशा में मध्य प्रदेश। गुजरात में सोमनाथ, और अन्य महत्वपूर्ण नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक शास्त्रित का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 में देखें, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे, और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु, अजमेर राजस्थान। कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। अपने जिले के नगरों की सूची बनाइए और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। छोटे नगरों का संजाल, कुछ छूट थोड़ी गया है अपन से। आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? कहाँ है तंजावुर? एरिया तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरै, तिरुपति। छोटे नगरों का संजाल, 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा, जाल सा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, मंडपिका नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। मंडपिका, उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकान एवं बाजार थे, जिन्हें हट बाजार में हाट कहा जाने लगा। बाद में हट का हाट हो गया और मंडपिका का बन गया मंडी का कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कि कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के लिए अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। उस समय का सीन है, हाथ के द्वारा बनाया गया चित्र है, बाजार का सीन है। ये लग ऐसा रहा है ना जैसे कि इधर है ना इराक, ईरान वगैरह का हो।
आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। मतलब ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, उनके व्यापार की वस्तुओं पर, और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों को लेकर अभिलेखों में किया गया जो आज भी पाए जाते हैं। ये क्या हो रहा बना रहा है भाई? चकला है शायद, ये लकड़ी पर नक्काशी करते हो, लकड़ी पे है नक्काशी। और लकड़ी पे जैसे कर रहे हैं ना ऐसे ही पत्थर पे करते थे कारीगर। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। 10वीं, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े कर लगाए जाते थे। कपड़े पर शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारी पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरे पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते हैं। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और इनका उपयोग किस काम के लिए होता है। बड़े और छोटे व्यापारी। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। अब है बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। इनमें बंजारी लोग थे कि अध्याय 7 भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। बात आ रही है 8वीं शताब्दी की। आई समझ में? 100-200 साल की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। मणिग्रामम और नाना देशी थे। मणिग्रामम और नाना देशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। मणिग्रामम, नाना देशी। बताइए मणिग्रामम और नाना देशी संबंधित थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल नाम का सावण भी आता है भाई। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों में पारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया चीन के मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, चांदी लाते थे। दोबारा से देखते हैं। इनके अलावा चेटियार
पूछ लेगा वो चेटियार क्या है। चेटियार सिर्फ एक शब्द देगा, चेटियार। मारवाड़ी और ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों में पारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्रों में कपड़े और मसाले बेचते थे। बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत व दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। अफ्रीका से, सुन मेरी बात, अफ्रीका से तो सोना है ना, सोना और हाथी दांत, और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले हैं ना, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बसे बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे। इतावली व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोप के बाज़ारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ, दोबारा ना, पश्चिमी तट के नगरों में, ये पूर्वी पश्चिमी, लेकिन वर्ड की बात आ रही है, ठीक। इधर पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोप के बाज़ारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। काबुल, जैसा कि आप समझ सकते हैं इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाएं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 7वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर, 2 वर्ष पढ़ते हैं ना। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल और कांधार, काबुल और कांधार, काबुल और कांधार, काबुल और कांधार, काबुल ये यहाँ पे है ना, काबुल, कांधार भी इधर ही है, ऊपर है शायद थोड़ा बहुत। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 7वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्ट टेरवेनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो इन दोनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीपीय तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। 7वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर का क्या नाम था?
जोप बेप्टिस्ट टेरवेनियर। काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था। अब है नगरों में शिल्प। देखिए कलाकृति क्या शानदार है। है शायद ये तांबे की है या फिर सोने की है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बींदरी पड़ गया। बींदरी। पंचायत अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जैसे सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े ही शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा भी राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार, नगरों में शिल्प, कलाकृति देख, और हाथ से बनाई हुई है। बींदरी। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, विश्वकर्मा समुदाय, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े ही शामिल थे। बताइए विश्वकर्मा समुदाय में कौन शामिल थे? सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बड़े शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या केक्कोलोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। इसी प्रकार सालियार या केक्कोलोलार जैसे बुनकर भी, सालियार या केक्कोलोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। सालियार, सालियार, सालियार या केक्कोलोर संबंधित थे। ये समुदाय थे भाई बुनकर के, और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित प्रचुर कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। पीतल का है। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। मोमबत्ती लगाई जाती थी इस पे। गजब। शॉल का बॉर्डर, ये जैसे कि तौलिया नहीं होता है क्या, या फिर शॉल नहीं होता है क्या, उसका चारों तरफ का बॉर्डर है। शॉल का बॉर्डर, ये, और अब्बू भी प्रचलित है। इनका अब तक कोई तोड़ नहीं हुआ है भाई। साल का बॉर्डर है ना। शहरों के बदलते हुए बैग। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। तंजावुर इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरा। तंजावुर है ना, सिकुड़ गए, और मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। मुर्शिदाबाद वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। अब अगर वो पूछेगा ना, ये बताइए मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध था रेशमी वस्त्रों के लिए, या फिर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कब बना था? 1704। 1704।
बंगाल की राजधानी का नाम क्या था? मुर्शिदाबाद। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। अहमदाबाद गुजरात, मुर्शिदाबाद बंगाल, रेशमी वस्त्रों, तंजावुर 1704, हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। नज़दीक से एक नज़र देखते हैं, नज़दीक से एक नज़र, यानी कि इनकी डिटेल आएगी डट के। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य, हम्पी की अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य, बुर्ज का दृश्य है, टूटी हुई दीवार। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गुथा गया था। मतलब हम्पी की वास्तुकला सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित, पूछ लिया जाता है वो हम्पी नगर स्थित है कृष्णा और तुंगभद्रा। नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। दोबारा हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। हम्पी की वास्तुकला सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। 1336 में हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। तो भाई कैसे रुकती थी वो? गारे चूने से जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गुथा गया था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। 1336 आज से कितने साल पहले? 1300 रख ले, 700, 800 साल। एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। 16वीं शताब्दी की बात है, जो ये उस समय आया था तब उसने वर्णन किया था। किसने? डोमिंगो पेज। डोमिंगो कहाँ का था? पुर्तगाली का था। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी है। आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? डोमिंगो पेज, 16वीं शताब्दी, हम्पी नगर। हम्पी की वास्तुकला विशेष प्रकार की थी। यहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे,
जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अधिक समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। एक किलाबंद नगर कहाँ का था? ये पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पेज 16वीं सदी में वर्णन कर रहा है हम्पी नगर का। अगर वो पूछेगा तो ये पूछेगा बताइए निम्न में कौन से कथन सत्य है। उसके भीतर उसी रीति में बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, है ना, ये है। और जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है उसके भीतर, है ना, ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं है बल्कि एक बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है। दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। हम्पी की वास्तुकला विशेष प्रकार थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। मेहराब गुंबद थे जहाँ स्तंभ वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाली मूर्तिकला के नमूने थे। कमल और टोड़ों 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों, पुर्तगालियों, जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। देवदासियां देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष। महानवमी पर जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। 1565 के दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा 1565 के सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। कौन कौन थे मिलकर? ये पांचों एक साइड थे, ये एक साइड था हम्पी। विजयनगर हिंदू धर्म था, ये मुस्लिम धर्म के थे। पहले ये अलग अलग को हरा चुका था विजयनगर, तो इस वजह से इनका सबका मूड खराब हो गया कि यार ये बार बार परेशान करते हैं, बार बार हरा देते हैं अपन को, चल अपन संगठित होकर इस पर हमला करते हैं। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, तीन का तो वेवे पे नाम है, बीदर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और अहमदनगर है। आई बात समझ में? अब वाणिज्य केंद्र एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। ये देख क्या शानदार कलाकृति है, देखता ही रहे। अपने मिलता है इनका तोड़। ये काला काला तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि दोपहरी पड़ रही है, तो इधर से फ़ोटो लिया है तो ये छाया है इस वजह से।
चट्टान है, देखिए ऊपर से। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। विट्ठल मंदिर का, विट्ठल मंदिर है हम्पी में, हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किमी लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का। अब वो पूछ सकता है अनंतराज सागर जलाशय कहाँ है? विजयनगर में है। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे, 1.37 किलोमीटर का मतलब जानता है तो काफ़ी बड़ा होता है भाई। मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर, नाम क्या था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का, पत्थर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहाँ से जल को जल सेतु नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुँचाया जा सके। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। डोमिंगो पेज पुर्तगाली। वाणिज्यिक केंद्र, ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। हुंडी, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ये एक तरह का ऐसा ATM है, नहीं? हुंडी प्राप्त की जा सकती है। अब पढ़ेंगे अपन क्या? सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। ठीक है, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में केवे, आज के खंभात, खंभात को पहले केवे बोलते थे भाई। सूरत मुगल काल में केवे, आज के खंभात को कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। मुगल काल में केवे, आज के खंभात को कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ, देखे सूरत मुगल काल में केवे बोलते थे सूरत को, केवे आज का खंभात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ। शानदार दिया है ना, लिखा शानदार है, भाषा का प्रयोग शानदार किया। देख, सूरत मुगल काल में केवे है ना, आज का खंभात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर, और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत को प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज यहीं से रवाना होते थे। अब पूछ सकता है वो, बताइए मक्का का प्रस्थान द्वार कैसे कहा गया है सूरत को? सूरत को
सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। क्या नाम है? अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे कोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध है। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर से आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थी। सूरत में काठियावाड़ी सेठों, सूरत शुरू से ही विकसित था भाई, शुरू से ही बाजार बढ़िया था, यहाँ पे पैसा खूब था। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। मिस्र में काहिरा इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। बताइए कहाँ की हुंडियों को मिस्र में, इराक में, बेल्जियम में मान्यता प्राप्त थी? सूरत की। काहिरा कहाँ है? मिस्र में। बसरा कहाँ है? इराक में। एंटवर्प बेल्जियम। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों तथा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। 1668 में तभी से ही पतन चालू हो गया भाई सूरत का। लेकिन पहले इसके आसपास में कोई नहीं था, बहुत विकसित था। 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। सूरत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कब स्थापित हुआ था? 1668। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्य प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। वाणिज्यिक केंद्र। आगे चलते हैं। जोखिम भरा दौर और मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मैं सोच रहा हूँ कि इसको खरीदूँ, पाठ को खरीद देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। जब 1 मिनट सुनो मेरी बात, देखें नक्शा कहाँ है वो, ये एरिया देख, ये एरिया। जब तीनों का वर्णन है, एक तो सूरत का एक हम्पी का, एक मछलीपट्टनम का। सूरत पढ़ लिया अपन ने, अब है मछलीपट्टनम। हम्पी पढ़ लिया,
ठीक। स्वामी मलाई, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, महाबलीपुरम, मद्रास, तिरुपति, उड़ैयूर, तंजावुर। सूरत पश्चिम प्रवेश द्वार, मछुआरों का, हाँ ये एरिया। जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 7वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तक का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछलीपट्टनम का किला किन्होंने बनाया था भाई? हॉलैंड वासियों ने। कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित है। 7वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। हॉलैंड इंग्लैंड, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन चुका था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। मछुआरे का एक गरीब नगर, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ते विलियम वेथफील्ड ने 1620 में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। गुमास्ते पहले भी आ चुका है। गुमास्ते विलियम वेथफील्ड ने 1620 में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा सा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ, न कि यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर, एक मिनट, गोलकोंडा का मुख्य पत्तन है। यहाँ परम पूज्य कौन कर रहा है? परम पूज्य वही, उसकी कंपनी तो परम पूज्य करेगा। गुमास्ते विलियम वेथफील्ड ने परम पूज्य, तभी इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है कंपनी के लिए। परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के, खराब तरीके से बना हुआ, नहीं यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापार लोग यहाँ रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेज और हॉलैंड वासियों ने मछलीपट्टनम अपनी बस्तियाँ बसाने का निर्णय क्यों लिया? मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। गोलकुंडा के कुतबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों, अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों, अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। ठीक। जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। गोलकुंडा पर किनका शासन था? कुतुबशाही। कुतुबशाही 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 कुतुबशाही
है ना, ये पढ़ा है, लेकिन आदत है। शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लगा, जैसे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। बताइए गोलकुंडा पर किनका शासन था? कुतुबशाही। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार, तेलुगु कोमटी चेट्टियार पढ़ा है यार, चेट्टियार किसे कहते थे। और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार, यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में बढ़ाना शुरू कर दिया। ये मीर जुमला वही तगड़ा आदमी था ये, मीर जुमला। अगर मीर जुमला के बारे में डिटेल आए ना तो 2-4 पार्ट हो स्पेशल इसके। मुगलों का प्रतिनिधि कौन था? मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में बढ़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 86-87 में औरंगजेब है, 86-87 में, है ना। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई। कंपनी की नई नीति के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था। कुछ कुछ जगह है ना अशुद्धि है एनसीईआरटी में। अब जैसे कि देख, औरंगजेब ने 1686-87 में किया था, जबकि वो एक मैप है ना कि अकबर के विजय अभियान, उसमें गोलकुंडा वगैरह इनमें भी 1686-87 कुछ ऐसे दे रखे हैं। भाई दे देता, अकबर का नहीं देता कि भाई अकबर का विजय अभियान, डायरेक्ट दे देता मुगलों के विजय अभियान, तो मान लेते हम, चल कोई नहीं, क्या पता अपन गलत हो भाई, है ना। बादशाह गोलकुंडा ने, औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता, मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा व्यापारी, और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। आई बात समझ में? ये स्थिति है वर्तमान में। तो भाई वो कहावत है जो सही है, किसी के दिन फिरते हैं, किसी के दिन नहीं फिरते, कि घोड़े के भी दिन फिरते हैं और एक से दिन हमेशा नहीं रहते। पहले क्या स्थिति थी, लेकिन समय में परिस्थिति के अनुसार में अब कुछ स्थिति नहीं है मछलीपट्टनम की। नए नगर और व्यापार। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारी उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बीर जी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी, जिसके पास बड़ी संख्या में जहाज थे। एक मिनट, नए नगर व्यापारी। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर मुल्ला अब्दुल गफूर और बीर जफरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे। बताइए निम्नलिखित में से मुल्ला अब्दुल गफूर
और बीरजी बोरा थे, भारतीय व्यापारी थे भाई। ये सुना नहीं यार नाम का भी, मुल्ला अब्दुल। अब ना अब ये दे रखा है, अब ये ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें छुपे हुए हैं, वो अपन को निकालने होते हैं। मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बोरा, जिनके पास बड़ी संख्या में जाते हैं, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया यूरोपीय कंपनियों ने। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसे वस्तुओं की मांगों में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। पेशगी, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। यह अब भी चली आ रही है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है ना, वो स्थिति अब भी। जैसे कि केरल का वो है एक प्रसिद्ध शहर, क्या है नाम उसका, अर्थशास्त्र में है उसका उल्लेख, अरे कोच्चि, हाँ कोच्चि। यूरोप एजेंट से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। यानी कि कर वगैरह ले लिया है, ज़मीन वगैरह के लिए काम करने के लिए पैसा ले लिया खेती बाड़ी के लिए, तो अगर वो उसमें कमाई वगैरह होगी ना, तो वो उनको ही बेचनी पड़ेगी। और अब भी वर्तमान में यही स्थिति है, लेकिन अब अंग्रेज़ों की जगह व्यापारी है। कपड़ा बनना था, व्यापारी क्या है कि कच्चा माल देते हैं उनको, भाई हम कच्चा माल देंगे तुमको ये बना के देना है, दिन के हिसाब से रुपये मिलते हैं। उन्हें तो कंपनी के एजेंट द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। आता है क्वेश्चन, ब्लैक टाउन्स है। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख नगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों शिल्पकारियों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। जब बुनकर जैसे कारीगर सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में पोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में, मद्रास में कौन सा पोर्ट था, पोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में पोर्ट सेंट विलियम, कलकत्ता में विलियम, मद्रास में पोर्ट सेंट जॉर्ज। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेंट जॉर्ज पोर्ट मद्रास में था ये, है ना, काफ़ी बड़ा था भाई, अब भी है लेकिन खंडहर है, इतना तो नहीं है खंडहर लेकिन है। और सेंट विलियम पोर्ट कलकत्ता में। शानदार कोटियाँ बने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क है। 19वीं शताब्दी में, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की बात है। ये भाई वो सेठ या सेठानियों यहाँ पर धनाढ़ लोगों को ले जाने के लिए डोली है, डोली ले जाते थे।
ये तो पढ़ लिया आपने। गुमास्ता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारी गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। हाँ, गुमास्ता अधिकारी को बोलते हैं। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारी गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। विलियम वैथवेल्ड ने 1620 में। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। वाणिज्यिक केंद्र एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। दक्कनी सुल्तानों 1565। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। गजब है ना, शानदार। मन करता है कि इनको देखते ही रहें। ठीक, हम्पी के बैतल मंदिर का पत्थर का बना रथ। आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिम एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसी तैयारियां करेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। अजमेर सूफी मोहिउद्दीन अलाउद्दीन चिश्ती। मौलाना अलाउद्दीन, नाम नहीं आ रहा यार। अजमेर सूफी संत मौलाना चिश्ती से संबंधित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में ब्लैक टाउन्स, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मद्रास पर, आंध्र प्रदेश मूसलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई थी। हॉलैंड वासी। सही है। बीज शब्द मंदिर, नगर, नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्य केंद्र, ब्लैक टाउन्स। राजराजेश्वर मंदिर, सूफी, अजमेर सूफी संत, हम्पी, हॉलैंड वासियों आंध्र प्रदेश। बताएं क्या सही है क्या गलत। हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार स्थपति नामक एक शिलालेख से जानते हैं। मूर्तिकार एक शिलालेख से जानते हैं। स्थपति का नाम नहीं, शिलालेख नहीं है तो पूरा मंदिर ही है यार। एक शिलालेख से नहीं, शिलालेख से क्यों नहीं जानते हैं? अरे मंदिर पे लिख रखा था नाम यार, पागल बनाने का काम कर रहा है। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। गलत, काफिलों में यात्रा करते थे। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। काबुल में हाथी नहीं थे। काबुल में हाथी नहीं थे। गलत। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन है। ये सही है। सूरत बंगाल की खाड़ी पे क्यों है? ये तो उस पे अरब सागर। हाँ, जब देखिए ये गलत है। ये सूरत अरब सागर में है और काबुल हाथियों का नहीं था। सौदागर काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। नहीं, काफिलों में करते थे। नाम देखना है। राजा कृष्णदेवराज ने करवाया था, कुछ ऐसे नाम है। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? देसी व्यापारी। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे? लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों में सूरत क्यों आते थे? दूर दूर के देशों प्रदेशों से। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था?
इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है? सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है? आइए करके देते। तंजावुर या हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन नगरों के मंदिरों तथा अन्य भवनों के चित्रों की सहायता से स्क्रैप बुक तैयार करें। किसी वर्तमान तीर्थ स्थान का पता लगाएं। बताएं कि लोग वहां क्यों जाते हैं, वहां क्या करते थे, क्या उस केंद्र के आसपास दुकानें और वहां क्या खरीदा और बेचा जाता है। किसी वर्तमान तीर्थ स्थान का पता लगाएं। बताएं कि लोग वहां क्यों जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, क्या उस केंद्र के आसपास दुकानें और वहाँ क्या खरीदा और बेचा जाता है। तंजावुर या हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। ये पार्ट हो गया भाई, लेकिन यार ये है ना, ये कौन सा राजराजेश्वर मंदिर, ये देखना है अपन को। राजराजेश्वर मंदिर का उल्लेख है क्या? राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर का एक मंदिर नगर का उदाहरण है। ये एरिया वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये नाम था उसका, कुंजर मल्लन राजराज पेरुतच्छन। वास्तुकला प्रशंसा करते नहीं थकते। जब ये मंदिर की घंटी, जब इसने लिखा था मंदिर की दीवार पर, न कि शिलालेख पर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या नाम था ये? राजराजेश्वर मंदिर। राज प्रथम है या फिर कुछ ऐसे है यार, देख लेंगे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।